नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आपका हमारी खास पेशकश में स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कानपुर ट्रेन हादसे की। दरअसल पिछले कुछ महीनों में लगातार रेल हादसे होते रहे हैं। हालांकि गनीमत यही रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे जो वो बेपटरी हुए हैं। लोको पायलट के अनुसार बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर मामले में देश भर में जारी हंगामे की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है और चलते चलते हम लखनऊ में भूमाफिया के काले कारनामे की बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट की। पिछले कुछ महीनों में ट्रेन हादसों में इजाफा हुआ है। इस बीच शुक्रवार की देर रात 2 ट्रेन हादसे हुए, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। एक हादसा कानपुर में हुआ, जहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। लोको पायलट के अनुसार बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है। कानपुर हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेल ट्रैक पर कुछ रखा था, 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा शुक्रवार की देर रात 2:35 पर हुआ है। आपको बता दें, ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस शनिवार की तड़के सुबह हादसे की शिकार हो गई। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि रफ्तार में चल रही ट्रेन जब कानपुर से आगे निकली तभी इंजन से एक बड़े बोल्डर के टकराने की आवाज आई, जिससे इंजन के आगे वाला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया और ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। बहरहाल हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। साथ ही कई ट्रेनों को रद्द और कई के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। 1110 लखनऊ जंक्शन वाया झांसी, परिवर्तित मार्ग गोविंदपुरी इटावा, भिंड ग्वालियर वाया झांसी। 22537 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल, गोविंदपुरी इटावा, भिंड ग्वालियर वाया झांसी। 20104 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल, कानपुर इटावा, भिंड ग्वालियर वाया झांसी। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, ये घटना गोविंदपुरी स्टेशन के पास सुबह 2:30 बजे के करीब हुआ। जब ड्राइवर से सवाल हादसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इंजन से एक बड़ा बोल्डर के टकराने की आवाज आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि रेल की ट्रैक पर इतना बड़ा बोल्डर कहां से आ सकता है। वहीं घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर किसी साजिश के होने की आशंका जताई है। उन्होंने इसकी जांच आईबी को सौंप दी है। देखिए, ये साबरमती ट्रेन जो कानपुर से निकलने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये आज प्रातः करीब 2:30 बजे के आसपास ये डिरेलमेंट हुआ है। इसमें करीब 20 कोचेस का डिरेलमेंट है और ट्रैक में भी कुछ नुकसान है। जो पैसेंजर यात्री थे उसमें उस ट्रेन में, उनको तो हमने साइट से इवैक्यूएट करके उनको एक ट्रेन द्वारा उनके गंतव्य स्थल पर भेज दिया है कानपुर से। तो पैसेंजर्स तो सारे इसमें चले गए, इसमें कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये सिंपल डिरेलमेंट का केस है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है और ये दुर्घटना हुई है। इनफैक्ट इसमें जो हमारा एक कैटल गार्ड होता है उसमें भी डैमेज है। उस देखने से लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर से इसमें हिट की है, लेकिन अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम रिस्टोरेशन का काम करें। एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी फिट है, जो कानपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ से निकल रही हैं। दूसरी लाइन हमको फिट करनी है। ये काम हम तेज़ी से करेंगे।
देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ हिट होने की तो हमें भी खबर मिली है, जैसा कि ड्राइवर ने भी बताया है, और कुछ डैमेजेस भी हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा सब चीज़ें। इस अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास 2:30 से 3 के बीच पुलिस को करीब 2:50 में सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी हमारे लोकल फोर्सेस और रिस्पांस यूनिट्स पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यताहत नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी, रेलवे के ऑफिसर्स स्विफ्टली पहुंच गए थे। उन्होंने जो रिलीफ कार है और जो अदर अल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया है। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा करीब इसी घटना से ठीक 1.5 घंटे के मध्य एक दूसरी ट्रेन गुजरी है, वो सामान्य रूप से गुजर गई है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं इसमें हम लोग इम्पैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जांच कर रहे हैं। हादसे के बाद करीब 6 ट्रेनें रद्द। 01823 झांसी लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। 11109 झांसी लखनऊ जंक्शन ट्रेन रद्द। 01802 कानपुर मानिकपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। 01814 कानपुर झांसी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। 01887 ग्वालियर इटावा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। 01889 ग्वालियर भिंड एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। इमरजेंसी नंबर प्रयागराज 0532 2408 0532 2407 353। कानपुर 0512 2323 018 0512 2323 015। मिर्जापुर 0542220097। इटावा 7525 001249। टुंडला 7392 959702। अहमदाबाद 0792213977। बनारस सिटी 8303994411। गोरखपुर 0551 2208 088।
साल में हुए 131 रेल हादसे। आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से दी गई जानकारी। जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेन हुई दुर्घटनाएं। इनमें से 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल हैं। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल हुई है। पिछले 14 दिन में 8 बार बेपटरी हुई ट्रेनें। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 31 लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को गुजरात के वसलाड में मालगाड़ी डिरेल हुई थी। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डब्बे पटरी से उतरे थे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर मामले में देश भर में हंगामा जारी है। पश्चिम बंगाल की आंच अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। दरअसल प्रदेश भर के तमाम डॉक्टर कार बहिष्कार पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। वहीं डॉक्टरों के इस प्रदर्शन के बीच कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राज्य में महिला अपराध की संख्या लगातार बढ़ी है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की घटना के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जारी है। एक ओर जहां पूरा देश कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर से आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि उधम सिंह नगर की घटना पर राजनीति कर रही है। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है। तो वो अपना घर से काम कर खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में पड़ता है। तो वहाँ पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहाँ लगा दिए। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो
तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र। इसने कार्रवाई की है, शायद आज आपने पेपर नहीं पढ़ा, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया है, रेप किया है, और पुलिस ने जो रिपोर्ट और जो जांच की है वो सही नहीं है। इसी तरह पूरा प्रदेश हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड जो देवभूमि है, वो प्रथम आ रहा है यौन शोषण और रेप में। ये हमारे देवभूमि के लिए शर्म की बात है, इसलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश को उतरना पड़ेगा। जो सरकार एक छोटे से धरने प्रदर्शन के 50 पुलिस भेज सकती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती? कांग्रेस को हर मामले में राजनीति करने का उनका एक एजेंडा रहता है, और जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उस घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह की वो प्रदर्शन करती आई है। लेकिन कानून पूरी तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई की गई है। अनावश्यक राजनीति कांग्रेस न करे और जो एजेंसी काम कर रही है उनके मनोबल को गिराने का काम न करे। अपराध कलकत्ता के अंतर्गत हुआ है, और जो वहाँ की सरकार की हीला हवाली है बड़ा शर्मनाक है। उसमें पूरा देश ही इस चीज़ को महसूस कर रहा है। अब विश्व पटल में कहीं ना कहीं हमारी जो गरिमाएँ हैं, क्योंकि हमारी तो 9 देवियों की पूजा करने वाला देश है हमारा। हम तो सबसे पहले महिला को हम सबसे पहले आगे करते हैं। हम महिला को तो देवियों को तो हम पूजते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह की बंगाल की घटना हुई, वहाँ डॉक्टर के साथ में जिस तरह के वहाँ पे रेप हुआ है, उसी तरह की घटना उधम सिंह नगर के अंतर्गत हुई, वो तो गैंग रेप हुआ है। एक और जहां राज्य में कोलकाता के साथ ही उधम सिंह नगर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोलकाता जैसी घटना कहीं और घटित ना हो। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा लागू होना चाहिए। अभी तक के कोई सिक्योरिटी, कोई उसकी जांच नहीं हुई है। कोई जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो सीबीआई को जो केस दिया गया है उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है और हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक इस धरने पे बैठे रहेंगे। से हैं और उत्तराखंड वाले हैं और रहते हैं हम रायपुर में। रायपुर से आ रखे, इमरजेंसी में आ रखे थे। क्या करना, पर्ची तो कटाई नहीं है। बिलिंग ले बोल रहे थे, बिलिंग कैसे कटाएंगे हम? बिना पर्ची के कैसे कटाएंगे? बोल रहे मंडे को 11 बजे तक आएंगे। 11 बजे तक क्या करेंगे हम? यहाँ से पूरा दिन बंद है। देखिए, ये कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। अंकिता हत्याकांड में हमने तत्काल कार्रवाई करके जो अपराधी थे उनको जेल में डाल दिया। अब जबरदस्ती हवा में तीर मारने का काम कांग्रेस, क्योंकि चाहे कोई भी हो मुद्दा, उसी राजनीति करना चाहती है। अंकिता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी संजीदगी से, संवेदनशीलता से उन तीनों अपराधियों को जेल के शिकंजों के अंदर डाल दिया था। हम तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में भी आप डालो ना। बंगाल के लिए आप चुप्पी साधें, उत्तराखंड के लिए आप मुंह खोलें। ये दोहरी नीति चल करके तो ये हाल हो गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से बन पाए इस बार। बिल्कुल आज सुनने में आया है कि कोई गुमनाम राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है, और जो वहाँ विभत्स कांड हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, उस पर जो है तफसील से बात रखी है पत्रकार बंधुओं के सामने। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए और कहने लगे कि सारे आरोपी जेल के पीछे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करने के लिए कहा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के हवाले किया, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी ने आज तक अंकिता भंडारी के केस को लटका कर रखा हुआ है। वीआईपी के नाम का पटाक्षेप नहीं हुआ है। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया, साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए। उनके ऊपर कोई सजा अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है रेणु बिष्ट? और वहीं मैं कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि कह दीजिएगा अपने हाईकमान से कि महिला सुरक्षा पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन यही तेवर कायम रहने चाहिए उन्नाव, हाथरस, कठुआ, अंकिता भंडारी कांड में भी।
कुल मिलाकर महिलाओं के लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता की बात है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी महिला अपराध का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। वहीं उधम सिंह नगर की घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या भाजपा कांग्रेस अपने अपने हिसाब से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्या सरकार डॉक्टरों की मांगों को पूरा कर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम खबर की बात करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ में भूमाफिया के काले कारनामे उजागर करने पर प्रताड़ित करने और अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर आपको बता दें कई मंजिला बिल्डिंग बनाने की शिकायत मिली है। पीड़ित मंजर अली ने यह शिकायत दर्ज कराई है। विभूति खंड इलाके में अवैध रूप से बनी कई मंजिला इमारत टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग के खिलाफ सीएम योगी से शिकायत की गई है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता मंजर अली का कहना है कि एलडीए और पुलिस का संरक्षण लेकर दबंग माफियाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यही नहीं, शिकायत करने पर उसे बंधक बनाकर एलडीए दफ्तर शिकायत वापस लेने के लिए उठाकर ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में एलडीए अफसरों की अनदेखी और जिला प्रशासन के लापरवाह रवैये से तंग आकर पीड़ित ने अवैध बिल्डिंग का निर्माण सील होने के बावजूद लगातार निर्माण और शिकायत करने पर दबंगों द्वारा जबरन एलडीए दफ्तर ले जाकर डरा धमका कर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। उसके बावजूद पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद फिर से शिकायतकर्ता मंजर अली ने सीएम से दोबारा शिकायत की है। गोमती नगर के उजरिया गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता मंजर अली ने बताया कि विभूति खंड इलाके में भूखंड संख्या B98 पर मोहम्मद तौहीद उर्फ चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ और खुरम बेग सरकारी भूमि पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से 5 मंजिला कॉमर्शियल इमारत खड़ी कर दी गई है। टाइम्स स्क्वायर नाम से बनी इस बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पिछले कुछ महीनों में कई बार सील भी किया, लेकिन चोरी छिपे बिल्डर ने दबंगों के साथ मिलकर आलीशान इमारत को खड़ा कर दिया। पीड़ित का कहना है कि कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों से और डीएम से इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मंजर अली ने उक्त दबंग गोमती नगर के उजरिया निवासी मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ और खुरम बेग समेत शहजादे नौशा और वासिक जमाल के खिलाफ सीएम शिकायत की है। पीड़ित मंजर अली का कहना है कि 17 जुलाई को सीएम से शिकायत करने के बाद भड़के दबंगों के गुर्गे जबरन मंजर अली को उठाकर एलडीए दफ्तर ले गए और जबरन शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया। यही नहीं, इसका साथ एलडीए में बैठे एई और जेई ने भी दिया। शिकायतकर्ता मंजर अली का आरोप है कि इस घटना के बाद वो काफी डरा और सहमा है। उसका कहना है कि दबाव व भूमाफियों का सहयोग पुलिस भी करती है और फिर से उसने सीएम योगी को दोबारा पत्र लिखकर दबंग और कई मुकदमे में शामिल आपराधिक लोगों के खिलाफ न्याय की मांग की है। मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद के खिलाफ ये भूमाफिया टाइप का इंसान है। सरकारी ज़मीन खरीदता बेचता इसका पेशा है। बिल्डिंग में भी कुछ हिस्सा पर सरकारी पार्क का हिस्सा है, उसने पार्क का हिस्सा भी बना लिया। मुझे जैसे पता चला मैंने एप्लीकेशन दिया, एलडीए में एप्लीकेशन दिया मैंने। फिर इसके भाई भतीजे सब लेके हम घर पे आए, हम धमकी देने लगे कि ये एप्लीकेशन वापस कर रहे हो कि नहीं वापस कर रहे हो। हमने कहा भाई मैंने एप्लीकेशन दिया, जाओ वहाँ एलडीए के अधिकारी से मिलो जाके। ये कह रहे नहीं वापस करना पड़ेगा, जान से मार डालेंगे अगर कहीं तुमने एप्लीकेशन वापस नहीं किया। तो मुझे बच्चों का हवाला दे दिया। मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, तो मैंने देखा कि मासूम बच्चों के साथ ये कुछ भी कर सकता है। जब हमको धमकी दे रहा कि मार डालेंगे तो मेरे बच्चों को भी सेफ़ नहीं है। तो उनको धमका के डरा के हाथ पकड़ के ले गया एलडीए कि वहाँ एलडीए के सामने कुछ बोलना ना, साइन करके आधार कार्ड निकालो, साइन करके चले आओ, ये एप्लीकेशन वापस लो। अगर नहीं लोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। तो लेकिन हमने कहा साहब बीवी बच्चे वाले इंसान है, 2 बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, भाई इनकी सुनना पड़ेगा क्योंकि इनका पुलिस भी सहयोग करती है। हम गरीब आदमी हैं, हम तो सहयोग मांगते रहते हैं सबसे, कोई सहयोग करने ही वाला नहीं है दुनिया पे। बताइए कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ भटके।
पीड़ित मंजर अली ने बताया कि विभूति खंड के B98A पर बनी टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा सरकारी पार्क की जमीन से लिया गया है और बिल्डर व दबंगों ने LDA के अफसरों को भी धोखे में रखा। इस बात की शिकायत जब की गई तो दबंग भू माफिया मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद के भाई शहजादे ने उनके छोटे भाई नौशा और उनके भतीजे वासिक जमाल अक्सर धमकी देते हैं और किसी से भी शिकायत करने की बात कहते हुए रोजाना धमकाते हैं। कहना मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद का कहना है कि कोई भी आ जाए, LDA का कोई भी अधिकारी, किसी की औकात नहीं जो मेरी बिल्डिंग का काम रुकवा सके। मुझसे भी ऐसे कह रहे थे कि कोई किसी की, कोई ना पुलिस की इतनी औकात है, ना LDA की कोई अधिकारी की कितनी औकात है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है पुलिस में दबदबा बना रखा है। मेरी बहुत जान पहचान है, पैसा बहुत है मेरे पास, कुछ भी मेरे पास पैसा है, कुछ भी मैं करवा सकता हूँ। कोई भी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गोमती नगर विजयखंड उजरियाओं के। कौन लोग हैं? मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, शहजादे, नौशेख, ये सब 4 भाई हैं। बाकी भतीजे हैं बहुत सारे, सब जिसको देखो वो गुंडागर्दी करता रहता है। बहुत सी ज़मीनें इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी घर के सामने है, वो भी कब्ज़ा करके बैठे हैं। आज तक की मुझे न्याय नहीं मिला। जिस बिल्डिंग के बारे में आपने शिकायत की है, कहाँ पर है बिल्डिंग? कितनी बड़ी बिल्डिंग है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लमसम एरिया तो नहीं दिया है सर, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लगभग होगा 8-10 हज़ार एरिया होगा, लगभग अंदाज़ा बता दे रहे हैं। विभूति खंड BA 98। किस नाम से बिल्डिंग है? नाम तो सर मैं जाहिल आदमी हूँ, नाम नहीं ध्यान है, लेकिन मोहम्मद तौहीद हाजी चांद उसको बनवा रहे हैं। और उसमें एक बिल्डर है, उसको भी मिलाए रहते हैं, उसका खुर्रम बेग नाम है, खुर्रम बेग, उसको भी मिलाए रहते हैं। थोड़ा उसकी भी जान पहचान है पुलिस थाने में, तो इसलिए बहुत दबाव बनाते रहते हैं। उन लोगों के सामने कोई किसी की हिम्मत नहीं कि सामने आ जाए मिले, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैंने हिम्मत करके इनकी शिकायत किया, क्योंकि इन्होंने हमको भी बहुत ज़्यादा पीड़ित किया है और कितनी ज़मीनें हमारी भी कब्जा किए बैठे हुए हैं। और उस बिल्डिंग कम से कम उसी बिल्डिंग का सरकारी ज़मीन है, तो हमको जैसे ही पता चला तो हमको लगा कि अब हो सकता है उसकी बिल्डिंग के चक्कर में हमको भी न्याय मिल जाए और सरकारी ज़मीन छोड़ने का प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता मंजर अली की माने तो मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ उर्फ खुर्रम बेग ने मिलकर बेसमेंट 5 मंजिला इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया है, जिसका प्रमाण भी उसने पास है। कागजों पर एग्रीमेंट की कॉपी आवश्यक है, लेकिन सरकारी पार्क की जमीन पर कब्जा कर उसका विस्तार किया गया और कई मंजिला करोड़ों की इमारत खड़ी कर दी गई, जिसकी जांच भी CM कार्यालय ने DM लखनऊ को सौंपी है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिवा शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।